नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं। एक ऐसे भारत की ओर जहां हमारी सभ्यता की पहली ईंटें रखी जा रही थीं, जहां ज्ञान को पहली बार शब्दों में पिरोया जा रहा था। आज हम प्राचीन भारत की उन्हीं जड़ों को कुरेदेंगे और समझेंगे कि हमारी आज की कहानी असल में शुरू कहां से हुई थी। लेकिन एक मिनट, ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। तो सवाल उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि इतिहासकार एक तरह के जासूस होते हैं। वो अतीत के छोड़े हुए छोटे छोटे सुरागों को जोड़ते हैं और एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सुराग आखिर हैं क्या। हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो 4 पड़ावों में होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, यानी वो सुराग कहाँ से मिलते हैं। फिर हम उस दौर में चलेंगे जब इंसान ने लिखना भी नहीं सीखा था, यानी प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद भारत की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी की शानदार दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में हम वैदिक समाज की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इतिहास के स्रोत। इन्हें आप अतीत का ताला खोलने वाली 3 अलग-अलग चाबियां समझ सकते हैं। हर चाबी हमें एक अलग दरवाजे के पीछे की कहानी दिखाती है। ये 3 चाबियां हैं। पहली, हमारे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ये हमें बताते हैं कि उस जमाने के लोग क्या सोचते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं। दूसरी चाबी है विदेशियों के लिखे हुए विवरण। जब कोई बाहर से आकर हमें देखता है तो वो ऐसी चीजें भी नोट करता है जो हमें आम लगती हैं, तो ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं। और तीसरी और सबसे मजबूत चाबी है पुरातत्व, यानी खुदाई से मिले सबूत। ये वो सबूत हैं जो झूठ नहीं बोलते, जैसे पुराने सिक्के और पत्थर पर लिखे लेख। ग्रंथों की बात करें तो वेद सबसे अहम है। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें भी ऋग्वेद को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि उस दौर का एक आईना है। इसे 10 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और इन मंडलों में 1028 कविताएं या भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हम सुनते हैं, वो इसी ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और समाज को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था का जो पहला जिक्र है, वो भी हमें इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। अब सोचिए कोई आपके घर आकर आपके बारे में डायरी लिखे। ठीक वैसे ही समय समय पर विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने यहाँ जो देखा उसे लिखा। 4वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान से मेगस्थनीज आए और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का आंखों देखा हाल अपनी किताब इंडिका में लिखा। फिर सदियों बाद चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे बौद्ध भिक्षु ज्ञान की तलाश में आए और उन्होंने उस समय के समाज और धर्म का बहुत बारीकी से वर्णन किया। और 11वीं सदी में अल बरूनी ने तो भारत के ज्ञान विज्ञान और रीति रिवाजों पर एक पूरी किताब ही लिख डाली। और अब आते हैं उन गवाहों पर जो हजारों साल बाद भी अपनी कहानी खुद सुनाते हैं, यानी पुरातात्विक सबूत। पत्थरों या खंभों पर खुदे हुए लेख, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, और पुराने जमाने के सिक्के। ये हमें सीधे सीधे बताते हैं कि कौन सा राजा कब था, उसका राज कहाँ तक फैला था और उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये मानो जमीन के नीचे दबे हुए इतिहास के पन्ने हैं, जिन्हें खोजकर निकाला गया है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठकर और भी पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब इंसान के पास भाषा तो थी, लेकिन लिखने की कला नहीं थी। ये है प्रागैतिहासिक काल, इंसानी कहानी का सबसे पहला और सबसे लंबा अध्याय। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से भी पहले का काल। इसका सीधा सा मतलब है वो समय जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है? हमें इसकी कहानी मिलती है पुराने पत्थर के औजारों से, जानवरों की हड्डियों से और गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स से। इस बहुत लंबे दौर को हम 2 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, पुरापाषाण युग, यानी पुराना पत्थर का जमाना। तब इंसान का जीवन पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। वो एक जगह टिककर नहीं रहता था, बल्कि खाने की तलाश में घूमता रहता था। और इसी दौर में इंसान ने आग की खोज की। सोचिए ये कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। इसके बाद आया नवपाषाण युग, यानी नया पत्थर का जमाना। यहाँ इंसान ने खेती करना सीख लिया। और जैसे ही खेती आई, घुमंतू जीवन खत्म हुआ और बस्तियां बसने लगी। और इसी दौर में हुआ पहिए का आविष्कार, जिसने इंसान की तरक्की को एक नई रफ्तार दे दी।
इसी दौर में इंसान ने कुछ ऐसे पहले कदम उठाए जिन्होंने हमारी दुनिया की बुनियाद रखी। उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना साथी बनाया, जो शिकार और सुरक्षा में मददगार था। उसने पत्थर के बाद पहली धातु तांबे का इस्तेमाल करना सीखा और उससे कुल्हाड़ी जैसे बेहतर औजार बनाए। और सबसे जरूरी, उसने गेहूं और जौ जैसी पहली फसलें उगाना शुरू किया। ये छोटी छोटी खोजें ही थी जिन्होंने आने वाली महान सभ्यताओं के लिए जमीन तैयार की। और उन्हीं नींवों पर खड़ी हुई भारत की पहली महान शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम घुमंतु जीवन से निकलकर एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां सुनियोजित शहर थे, पक्की ईंटों के मकान थे और एक उन्नत समाज था। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग नाम की एक वैज्ञानिक विधि से पता लगाया है कि यह सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। यानी आज से लगभग 4500 साल पहले, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, तब भारत में यह शानदार सभ्यता फल फूल रही थी। इस सभ्यता के बारे में जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी टाउन प्लानिंग। इनके शहर किसी ग्रिड की तरह बिछे थे, यानी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, जैसे आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क में। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की गलियों में खुलते थे। हो सकता है ये धूल और शोर से बचने या फिर सुरक्षा के लिए किया गया हो। पुरातत्वविदों ने इस महान सभ्यता के कई शहरों को खोज निकाला है। कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की। ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी को सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो मिला, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। इसके अलावा गुजरात में लोथल जैसी जगहें मिली, जो उस जमाने का एक बड़ा बंदरगाह था। ये खोजें बताती हैं कि ये सभ्यता कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर हम यहाँ के समाज और संस्कृति की बात करें तो खुदाई में मिली मूर्तियों से पता चलता है कि वे मातृ देवी यानी धरती माँ और पशुपति नाम के एक देवता की पूजा करते थे, जिन्हें भगवान शिव का आरंभिक रूप माना जाता था। उनकी अपनी एक लिपि भी थी जो चित्रों पर आधारित थी, लेकिन ये एक ऐसी रहस्यमयी लिपि है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये लोग खेती में माहिर थे, गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं, और कमाल की बात यह है कि इनका व्यापार हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। ये वो दौर है जिसकी जानकारी हमें खुदाई से कम और वेदों जैसे पवित्र ग्रंथों से ज्यादा मिलती है। माना जाता है कि इस सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की थी। बेहतर ढंग से समझने के लिए इस काल को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस समय की सभ्यता ज्यादातर ग्रामीण थी, कबीलों में बटी हुई थी, और इनके सबसे प्रिय देवता थे इंद्र और अग्नि। फिर आया उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इस दौरान समाज में बड़े बदलाव आए। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य यानी जनपद बनने लगे। समाज ज्यादा जटिल हो गया और अब प्रजापति को सृष्टि के रचयिता के रूप में मुख्य देवता माना जाने लगा। वैदिक समाज का प्रशासनिक ढांचा बहुत व्यवस्थित था। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे और सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, और कई विश मिलकर एक जन का निर्माण करते थे, और यही जन आगे चलकर राष्ट्र कहलाए। इसी दौर में समाज की वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और कहा गया है कि उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये व्यवस्था काम पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म पर आधारित हो गई, जिससे समाज में कठोरता आने लगी। वैदिक जीवन के कुछ और पहलुओं पर नजर डालें तो ये एक पितृ प्रधान समाज था, जहां परिवार का मुखिया पुरुष होता था। इनका मुख्य काम पशुपालन और खेती था। गाय को संपत्ति का प्रतीक और बहुत पवित्र माना जाता था। वेदों में गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जिसे मारा न जा सके। इसी दौर में लोहे का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, जिसे ये लोग शाम अयस कहते थे। लोहे ने खेती के लिए मजबूत हल और युद्ध के लिए बेहतर हथियार दिए, जिससे एक बड़ी क्रांति आई। तो ये थी प्राचीन भारत के कुछ शुरुआती पन्नों की एक झलक।
ये कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं हैं, ये हमारी जड़ों में है। तो अब सोचने का समय है कि इन प्राचीन सभ्यताओं की कौन सी विरासत आज भी हमारे जीवन में जिंदा है। क्या वो हमारी पूजा पद्धति में है, हमारी सामाजिक सोच में है, या फिर हमारे त्योहारों में? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।